हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च की जो यूनिट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पस ऑफ डाटा और एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में हम इसके एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वालिटेटिव डाटा क्या है? क्वालिटेटिव डाटा ये एक डिस्क्रिप्टिव डाटा होता है जिसको क्या है कि हम ऑब्जर्व करते हैं। क्वालिटेटिव डाटा इसके अंदर हम वर्ड्स या लैंग्वेज उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव डाटा जो होता था आपका उसमें क्वांटिटीज़ देखी जाती थी, यानी कि उसको न्यूमेरिकल्स जो है फॉर्म में उसको देखा जाता था वो डाटा को। लेकिन जो क्वालिटेटिव डाटा है उसको हम वर्ड्स वगैरह के अंदर डील करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। तो क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस इज ए पर्टिकुलरली चैलेंजिंग, वेरी लेबर इंटेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड डिटेल ओरिएंटेड एक्टिविटी दैट रिक्वायर इंसाइट, क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क। क्वालिटेटिव डाटा जो एनालिसिस है वो पर्टिकुलरली चैलेंजिंग है, क्योंकि इसके अंदर हम वर्ड्स का यूज करते हैं। वर्ड्स के रूप में आपके पास जो डाटा आता है वो वर्ड्स को सही तरीके से एनालाइज करना ये आपके लिए क्या है कि चैलेंज होता है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा समय की आपकी खपत होती है इसके अंदर, और डिटेल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ इसके अंदर आपको करनी पड़ती है, यानी कि एक तरह से आपको डिटेल में इसकी एक्टिविटीज़ इसकी निकालनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, जिसके लिए इंसाइट की आवश्यकता होती है और क्रिएटिविटी लानी होती है, और इसके साथ आपको क्या है कि हार्ड वर्क करना होता है, तब जाकर के क्या है कि आप क्वालिटेटिव डाटा को एनालिसिस कर पाते हो। Qualitative data deals in words and is guided by fewer universal rules and standardized procedures. क्वालिटेटिव डाटा जो होता है आपका वो वर्ड्स के साथ डील की जाती है, क्योंकि इसके अंदर वर्ड्स का उपयोग ज़्यादा होता है, इसलिए इसके अंदर क्या है कि इसके अलावा इसके अंदर जो यूनिवर्सल रूल्स है और स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स है वो भी क्या है कि गाइडेड किया जाता है। इसकी वजह से इस प्रकार का जो एनालिसिस है वो क्या है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है और बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव होती है। तो ये होता है आपका एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। तो अब आइए इसके जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस प्रोसेस, तो कौन सी प्रोसेस होती है क्वालिटेटिव डाटा की? तो उसमें बताया है कि मोर्स एंड फील्ड नोटेड दैट क्वालिटेटिव एनालिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ फिटिंग डाटा टुगेदर। मोर्स एंड फील्ड, इनके अनुसार जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है वो डाटा को एक दूसरे के साथ फिट करने की एक प्रोसेस होती है ऑफ मेकिंग द इनविजिबल obvious और linking an attribute consequence to antecedents, यानी कि जो पूर्वगामी जो परिणाम होते हैं उनको जोड़ने एवं सही तरीके से उनको स्पष्ट करने की एक इनविजिबल प्रक्रिया होती है। इसके अलावा इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन, इसके अलावा ये एक प्रक्रिया होती है उसको वेरीफाई जो भी डाटा आपके पास आता है उसको वेरिफिकेशन करने की, उसके अंदर कोई भी गलती होती है तो उसको करेक्शन करने की और उसको मॉडिफाई करने की, और यदि कुछ भी सजेशन या कोई डिफेंस इसके अंदर करना है तो उसकी भी एक प्रक्रिया कहलाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो मोर्स एंड फील्ड है उन्होंने क्या है कि क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस जो है उसको क्या है कि बताया है कि ये एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर डाटा को एक दूसरे के साथ फिट किया जाता है, और जो भी पूर्वगामी जो परिणाम हमारे पास आते हैं उनको क्या है कि एक दूसरे के साथ लिंक किया जाता है, उनको स्पष्ट किया जाता है सही तरीके से, और एक इनविजिबल तरीके से क्या है कि ये एक प्रक्रिया होती है। इसके अलावा ये जो आपकी जो प्रक्रिया ये भी एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर क्या है कि कोई भी सुझाव एवं बचाव जो होते हैं उसके जो करेक्शन और सुधार एवं संशोधन की एक वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया भी ये कहलाती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। इसके अलावा फॉलोइंग आर द 4 प्रोसेस दैट प्ले ए रोल इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसके अंदर 4 प्रोसेस होती है जो क्या है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके अंदर जो पहली प्रोसेस आती है वो आती है आपकी कंप्रीहेंडिंग मतलब समझना, यानी कि अर्ली इन द एनालिसिस प्रोसेस, यानी कि एनालिसिस प्रोसेस के जो शुरुआत में क्वालिटेटिव रिसर्चर ऑफन रीड देयर नैरेटिव डाटा ओवर एंड ओवर अगेन। जो एनालिसिस की प्रोसेस होती है उसकी शुरुआत में ही क्या है कि जो क्वालिटेटिव जो रिसर्चर होता है जो भी डाटा उसके पास विस्तृत डाटा होता है उसको बार बार उसको पढ़ता है एंड मेक सेंस ऑफ द डाटा एंड लर्न व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और उसको पढ़ करके बार बार पढ़ करके वो इस सेंस निकालता है कि इस डाटा में वाकई में है क्या। तो वो सारी चीज़ें क्या है कि वो
देखता है। वंस ही और शी कंप्रहेंड द टॉपिक एट हैंड, जब एक बार वो सही तरीके से उस टॉपिक को समझ जाता है तो द रिसर्चर इज एबल टू प्रिपेयर ए थ्रो एंड रिच डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिनोमिना। तो जो रिसर्चर होता है वो उसके लिए क्या है कि जो डाटा आपके पास आया है उस डाटा को क्या है कि समझ करके अच्छी तरीके से और फिर उसका क्या है कि एक रिच डिस्क्रिप्शन उसका तैयार करता है, विच इज़ कंप्लीटेड ओनली व्हेन ए कंप्लीट एंड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन हैज़ बिन रिटन। जो कि कंप्लीट जब माना जाता है जब उसको सही तरीके से आप कंप्लीट कर लेते हो और एक्यूरेट तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन लिख लेते हो, तब जाकर वो तथ्य जो होते हैं आपके उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है कि कंप्लीट माना जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर जो कंप्रीहेंडिंग यानी डाटा एनालिसिस की एक जो पहली प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो भी डाटा आपके पास आता है उस डाटा को जो रिसर्चर होता है वो बार बार उसको पढ़ता है और उसको समझने की कोशिश करता है कि इस डाटा के अंदर वाकई में है क्या। और जब वो पूरी तरह से एक बार समझ जाता है तो उसके लिए क्या है कि उन तथ्यों को क्या है कि उसके बारे में क्या है कि उन तथ्यों को वो क्या है कि उसका एक रिच डिस्क्रिप्शन होता है उसको एक तैयार करता है। और वो डिस्क्रिप्शन जब कंप्लीट माना जाता है जब तक कि वो उसको सही तरीके से वो उसका एक्यूरेट तरीके से उसको लिख नहीं लेता, उसको सही तरीके से और कंप्लीट नहीं कर लेता, जब तक कि क्या है कि वो जो डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सिंथेसाइजिंग की। सिंथेसाइजिंग मीन्स होता है संश्लेषण करना, यानी कि समन्वय बिठाना, यानी कि जो डाटा हमारे पास है उसको एक बीच में क्या है कि समन्वय बिठाना। तो इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ द डाटा एंड पुटिंग पीस टुगेदर। इसके अंदर जो डाटा है हमारे पास उसको शिफ्ट किया जाता है और उसके क्या है कि उसको टुकड़ों में बांटा जाता है। एट दिस स्टेज द रिसर्चर गेट ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ टिपिकल एंड व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट द फिनोमिना। इस स्टेज में जो रिसर्चर है वो ये सेंस प्राप्त करता है कि इस डाटा के अंदर क्या चीज़ टिपिकल है और क्या जो तथ्य हमारे पास आए हैं उनसे क्या चीज़ें डिफरेंट है। एट द एंड ऑफ सिंथेसाइज प्रोसेस द रिसर्चर कैन मेक सम जनरलाइज स्टेटमेंट। और जो सिंथेसाइज प्रोसेस के एंड में जो रिसर्चर इसके बारे में क्या है कि कुछ जो जनरलाइज स्टेटमेंट देता है अबाउट द फिनोमिना, जो तथ्य उसके पास आते हैं और जो स्टडी पार्टिसिपेंट्स के बारे में वो अपना एक जनरलाइज स्टेटमेंट देता है। इसी प्रोसेस को हम सिंथेसाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इसके अंदर आपका जो डाटा है उसके साथ समन्वय बिठाया जाता है, उसको डाटा को शिफ्ट किया जाता है, उसके पीस किए जाते हैं और देखा जाता है उसके अंदर क्या चीज़ डिफ़िकल्ट है और क्या कौन सी जो तथ्य है वो एक दूसरे के साथ उनके अंदर विभिन्नताएं हैं। फिर उनको क्या है कि जो प्रोसेस होती है उसको सही तरीके से जो रिसर्चर होता है उसका एक जनरलाइज स्टेटमेंट तैयार करता है तो कि जो कि स्टडी पार्टिसिपेंट्स के लिए लाभदायक होता है। इसके बाद हम बात करेंगे थ्योराइजिंग की। थ्योराइजिंग मतलब एक तरह से डाटा को शॉर्ट करते हैं और उसके लिए क्या है कि एक थ्योरी तैयार करते हैं, यानी कि उसका एक सही तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हैं। जो भी आप स्टडी के अंदर जो भी तथ्य होते हैं उनके लिए क्या है कि जो अल्टरनेटिव जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको क्या है कि डेवलप किया जाता है। तो इट इन्वॉल्व ए सिस्टमेटिक सॉर्टिंग ऑफ डाटा। इसके अंदर क्या है कि जो डाटा होता है उसको सिस्टमेटिक तरीके से शॉर्ट किया जाता है। ड्यूरिंग द थ्योराइजिंग प्रोसेस द रिसर्चर डेवलप अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमिनन अंडर स्टडी। इसके अंदर इस प्रोसेस के अंदर थ्योराइजिंग प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं कि जो रिसर्चर होता है वो जो स्टडी के अंदर जो तथ्य होते हैं उनके क्या है कि अल्टरनेटिव जो एक्सप्लेनेशन होते हैं उसको क्या है कि डेवलप करते हैं एंड देन एनालाइज दोज एक्सप्लेनेशन टू डिटरमाइन देयर फिट विद द डाटा। और फिर जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने तैयार किए हैं उन एक्सप्लेनेशन को क्या है कि उसका भी क्या है कि वो एनालिसिस करते हैं कि वो आपके जो डाटा है उसके साथ फिट बैठे हैं या नहीं है, यानी कि सही तरीके से आपके डाटा के साथ फिट होने चाहिए वो आपका जो एक्सप्लेनेशन आपने उसके अंदर डेवलप जो किया है। द थ्योराइजिंग प्रोसेस कंटिन्यू द इन्वॉल्व अंटिल द बेस्ट एंड मोस्ट रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन इज ऑब्टेन। और थ्योराइजिंग प्रोसेस को हम ये जब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक कि हमें बेस्ट और मोस्ट रिलेवेंट जो एक्सप्लेनेशन है प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि क्या है कि हम थ्योराइजिंग प्रोसेस को करते रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिकंसोलाइजेशन की। रिकंसोलाइजेशन मतलब होता है पुनः उसका संदर्भित करना। संदर्भित करने से क्या होता है कि जो हमने थ्योरी जो डेवलपमेंट की है उस थ्योरी को क्या है कि हम संदर्भित करके जो विभिन्न प्रकार के जो ग्रुप्स हैं सेटिंग्स हैं उनके साथ क्या है कि उसको एक्सप्लोर कर सकें।
तो इट इन्वॉल्व द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी सच दैट इट्स एप्लीकेबिलिटी टू अदर सेटिंग्स और ग्रुप इज एक्सप्लोर। इसके अंदर क्या करते हैं कि जब हम जो थ्योरी डेवलपमेंट करते हैं तो उस थ्योरी को क्या है कि फर्दर पुनः क्या है कि उसका संदर्भीकरण हम करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारे जो थ्योरीज होती है उसको क्या है कि अदर सेटिंग्स या ग्रुप्स के साथ एप्लीकेबल किया जा सके और उनके साथ क्या है कि उसको एक्सप्लोर किया जा सके। तो ये तो होती है हमारी प्रोसेस, जिसके अंदर कंप्रीहेंडिंग, सिंथेसाइजिंग, थ्योराइजिंग और रिकंसोलाइजेशंस प्रोसेस होती है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो डाटा क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए हम उपयोग में लेते हैं। तो इसमें 3 प्रकार की जो स्टेप्स हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहली जो आती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, यानी कि जो क्वालिटेटिव डाटा आपके पास है उसको क्या है कि सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना। तो रिसर्चर शुड बिगिन डाटा एनालिसिस विद द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी डाटा। रिसर्चर जो होता है जो उसकी जो डाटा की जो क्वालिटी होती है, जो पॉसिबल क्वालिटी होती है, यानी कि जो डाटा की जो बेस्ट पॉसिबल जो क्वालिटी होती है उसका एनालिसिस करके उसकी शुरुआत करता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा की जो शुरुआत है वो रिसर्चर जो बेस्ट और पॉसिबल क्वालिटी डाटा है उसका एनालिसिस करके करता है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस इज सपोर्टेड एंड फैसिलिटेटेड बाय सेवरल टास्क दैट हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द मास ऑफ नैरेटिव डाटा। क्वालिटेटिव एनालिसिस यहाँ पर सपोर्ट करता है इस चीज़ को और फैसिलिटेट करता है कि विभिन्न प्रकार के आपको टास्क दिए जाते हैं, उनके द्वारा आपको डाटा क्वालिटेटिव एनालिसिस यहाँ पर सपोर्ट करता है और आपकी हेल्प करता है ताकि जो आपका नैरेटिव डाटा है, जो विस्तृत जो डाटा है उसको सही तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सको और उसको मैनेज कर सको। देन इसके बाद दूसरी जो स्टेप आती है वो आती है आपकी कोडिंग क्वालिटेटिव डाटा, यानी कि क्वालिटेटिव डाटा जो होता है उसको कोड करना। ठीक है, तो वंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन डेवलप, जब एक बार आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप हो जाता है तो ऑल ऑफ द डाटा आर रिव्यू फॉर कंटेंट, तो उसके जो कंटेंट है उसको क्या है कि एक बार दोबारा से रिव्यू कर लिया जाता है एंड कोडेड फॉर करस्पॉन्डेंस टू द आइडेंटिफिकल कैटेगरीज, और फिर उनकी जो आइडेंटिफिकल कैटेगरीज जो हमने बनाई हैं उनके बीच में सामंजस्य बिठाकर उनके बीच में उनको कोडेड किया जाता है, यानी कि कोड डाला जाता है। द एक्चुअल कोड करस्पॉन्डिंग टू द कैटेगरी सिस्टम्स आर एरिबिट्री। जो एक्चुअल कोड्स इसके अंदर हम कैटेगरी के साथ जो सामंजस्य बिठाते हैं तो उसके लिए क्या है कि हम एरिबिट्री का इसके अंदर यूज करते हैं। एरिबिट्री क्या होती है? दे कैन बी एन एब्रीवेशन ऑफ द कैटेगरी, यानी कि कोई भी जो कैटेगरीज होती है उसका एक एब्रीवेशंस होती है जो क्या है कि कोड किया जाता है एक आउटलाइन स्ट्रक्चर के रूप में, ताकि उसको क्या है कि सिम्बॉलिक कन्फिगरेशंस दिया जा सके और आपको वो चीज़ समझ में आ सके। जैसे कि इसके अंदर क्या है कि आप कोडिंग करते हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल के लिए E.G हम उपयोग में लाते हैं, एटसेट्रा के लिए हम ETC लिखते हैं। तो जो एरिबिट्री जो होती है वो क्या होता है? एब्रीवेशन होता है। एब्रीवेशन मतलब संक्षिप्त रूप, यानी कि कोई भी जो डाटा डिफ़िकल्ट होता है उसका क्या है कि हम एक संक्षिप्त रूप दे देते हैं या फिर उसको एक सिंबॉलिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर देते हैं। यानी कि जैसे कि कोई भी डाटा हमको कठिन लग रहा है कि हाँ भाई इसका जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा कठिन है, तो उसके ऊपर क्या है कि हम जैसे कि 1 डाल दिया, जैसे डेवलप्ड है तो डेवलप्ड के अंदर हमने ऊपर 1 लिख दिया, फिर इसके बाद इसके जो नीचे है वो उसके बारे में हमने डेवलप के बारे में लिख दिया कि हाँ भाई डेवलप्ड का मतलब ये होता है। ऐसे ही कोई भी चीज़ है जैसे करस्पॉन्डेंस है, इसके बारे में हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 2 डाल करके हमने इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख दिया। तो ये होता है कोड, यानी कि यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको कोडिंग कर दिया। तो ये कोड कर देते हैं या फिर उसका एब्रीवेशन तैयार कर देते हैं, यानी कि कुछ संक्षिप्त रूप उसका जो है वो हम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं और फिर उसके बारे में क्या है कि नीचे उसको कोड करके हम उसको सही तरीके से समझा देते हैं कि इसका मतलब ये होता है। तो इस तरीके से क्या है कि जो क्वालिटेटिव डाटा की जो स्टेप्स है वो सेकंड वो कोडिंग ऑफ क्वालिटेटिव डाटा होती है। इसके बाद आपकी जो थर्ड जो स्टेप्स आती है वो आती है आपके एनालिटिक प्रोसीजर्स। इसमें क्या होता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस इज़ एन इंडक्टिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व पुटिंग सेगमेंट टुगेदर इनटू मीनिंगफुल कंसेप्चुअल पैटर्न्स एंड डिटरमाइनिंग द परवेजिवनेस ऑफ की आइडियाज़। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक प्रेरणिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम जो सेगमेंट्स होते हैं उसको इंक्लूड करते हैं, जो कि क्या है कि
कंसेप्चुअल पैटर्न के आधार पर होते हैं, उनका एक मीनिंगफुल रहता है, एक दूसरे के साथ उनका एक मीनिंगफुल उनका कुछ मतलब रहता है, और डिटरमाइनिंग द परवेजिव ऑफ द की आइडियाज़, और जो की आइडियाज़ हैं उनको सही तरीके से हम उसका विस्तार कर सकते हैं। तो एनालिटिक प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, जो हमारे की आइडियाज़ हैं उसका सही तरीके से हम विस्तार करते हैं, और जो कंसेप्चुअल जो पैटर्न्स होते हैं उनका क्या है कि मीनिंगफुल अर्थ उसका कि जो है हम उसको एक सेगमेंट्स के रूप में यहाँ पर देते हैं। तो दे आर वेरियस अप्रोच टू क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। तो इसके लिए कुछ अप्रोच होती हैं क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए, जिसमें से कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि पहला आता है आपका सर्च फॉर थीम्स। तो इसमें क्या करते हैं अपन, जो थीम्स होती है उसको सर्च करते हैं, यानी कि थीम्स क्या करती हैं, थीम्स जो होती हैं वो हमें क्या है कि कोई भी जो डाटा होता है हमारा, जो संपूर्ण जो डाटा होता है, एंटायर डाटा होता है, उसको क्या है कि उसका एक उसको आइडेंटिफाई करती है और उसका क्या है कि एक मतलब हमें देती है, यानी कि एक थीम बना देते हैं। जैसे कि बहुत सारा डाटा हमारे पास होता है तो उसको समझने के लिए क्या है कि हम एक थीम बना देते हैं। तो उस थीम से क्या है कि हमको समझ में आ जाता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड हो सकती है। तो इसलिए क्या है कि हमको यहाँ पर सर्च फॉर थीम्स करनी होती है, यानी कि उसका एक थीम बनानी होती है। देन उसके बाद हमको वैलिडेशन ऑफ थीम्स, यानी कि थीम्स का वैलिडेशन करना होता है कि वैलिड है या नहीं, यानी कि जो हमने थीम सर्च की है तो वो थीम आपकी जो डाटा है उससे क्या है कि मैच खाती है या नहीं खाती है, इसलिए क्या है कि उसका एक वैलिडेट हमको करना है। देन इंटीग्रेशन ऑफ थीम्स, थर्ड जो आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ थीम्स, यानी कि जो थीम्स आपने बनाई है, जो टुकड़ों में आपने बनाई है, सेगमेंट्स में जो आपने थीम्स बनाई है, उनको क्या है कि उनका एकीकरण करना, यानी कि एक तरह से जो संपूर्ण डाटा है जो आप एक्सप्लेनेशन करके उसका बता रहे हो, उसकी क्या है कि एक थीम उसके अंदर यहाँ की आपको इंक्लूड करनी है। तो ये होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ थीम। तो इस तरीके से क्या है कि आपकी जो स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, यानी कि जो डाटा हमारे पास आता है उसको क्या है कि सही तरीके से क्या है कि एक्सप्लेन किया जाता है, यानी कि डाटा हमने कलेक्ट किया, अब विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके जरिए हमने डाटा को कलेक्ट किया, देन उसके बाद हमने क्या किया, उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस किया, कोई भी जो डाटा है वो डिफ़िकल्ट है या फिर जो बेकार डाटा है उसको हमने रफ किया, हटाया उसको, और जो क्वालिटी का डाटा है उसको क्या है कि हमने इंक्लूड किया। देन उसके बाद जो डाटा हमने एनालिसिस कर दिया उसको सही तरीके से मेजर हमने कर दिया, देन उसके बाद हमको क्या है कि उस डाटा को समझाना होता है कि उसको जो पढ़ने वाली जो ऑडियंस होती है उसको क्या है कि वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, इसलिए उस डाटा को क्या है कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। तो आफ्टर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा द रिसर्चर हैज़ टू एकम्प्लिश द टास्क ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन्स। जब एक बार हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, उसका एनालाइज कर लेते हैं, तो जो रिसर्चर होता है उसका जो काम होता है वो ये होता है कि उसका एक निष्कर्ष निकालना, जो भी डाटा आपके पास आया है उसका एक सही तरीके से एक इन्फ्रेंस निकालना, उसका कंक्लूजन्स तैयार करना। इट इज़ ओनली थ्रू इंटरप्रिटेशन दैट द रिसर्चर कैन एक्सपोज रिलेशन एंड हिज फाइंडिंग। और ये केवल इंटरप्रिटेशन के जरिए ही हो सकता है, जिसमें जो रिसर्चर होता है उनके बीच में, डाटा के बीच में क्या रिलेशंस हैं, उनके क्या बीच में फाइंडिंग है, वो क्या है कि यहाँ पर इंटरप्रिटेशन के माध्यम से बताया जाता है। देन इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी स्टडी द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस, मेक इन्फ्रेंस about its occurrence or relations and draw conclusion about these relation। तो इंटरप्रिटेशन जो होता है एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो एनालिसिस के जो रिजल्ट्स होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, एंड मेक इन्फ्रेंस, और उसके बारे में क्या है कि इन्फ्रेंस निकालते हैं, यानी कि निष्कर्ष निकालते हैं, इट अकरेंस और रिलेशंस, यानी कि उसको कैसे आया और कैसे क्या है कि उसके बीच में क्या रिलेशंस है, एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट दिस रिलेशंस, और उन रिलेशंस के बीच में क्या कंक्लूजन निकला उसको क्या है कि हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है आपकी इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। समझ में आई बात? तो इंटरप्रिटेशन प्रोसेस क्या होती है, जिसके अंदर हम जो एनालिसिस के जो रिजल्ट्स होते हैं उसको स्टडी करते हैं, और जो अकरेंस जो हमको प्राप्त होते हैं उनके बारे में क्या है कि हम इनके इन्फ्रेंस तैयार करते हैं, उनका निष्कर्ष हम तैयार करते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम क्या है कि बनाते हैं, और फिर उनके बीच में जो रिलेशंस हमारे पास आता है उनका भी क्या जो निष्कर्ष है वो क्या है कि हम इंटरप्रिटेशन के माध्यम से बनाते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो कहलाती है आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे डेफिनेशन की। तो इंटरप्रिटेशन इज डिफाइंड एज एन एक्टिविटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग विच इज डन केयरफुली थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग टू इंटरफेयर द कंडेंस एंड स्टैटिस्टिकली कंप्यूटेड डाटा so that
रिसर्चर क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड एंड हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड। यानी कि जो इंटरप्रिटेशन है उसको हम डिफाइन करते हैं तो ये एक एक्टिविटी होती है क्रिटिकल थिंकिंग की। यानी कि जितना आप क्रिटिकल थिंकिंग करोगे उतना ही अच्छा आप इंटरप्रिटेट कर पाते हो किसी भी डाटा को जो एनालिसिस किया हुआ है। तो ये क्या है कि एक्टिविटी होती है क्रिटिकल थिंकिंग विच इज़ डन केयरफुली थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग। जो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है उसके जरिए केयरफुल तरीके से की जाती है। एंड टू इन्फेयर द कंडेंस एंड स्टेटिस्टिकल कंप्यूटेड डाटा। तो जो स्टेटिस्टिकल जो कंप्यूटेड डाटा होता है उसको सही तरीके से उसका निष्कर्षित किया जाता है, यानी कि उसको एक निष्कर्ष निकाला जाता है सही तरीके से, सो दैट जो जिससे क्या है कि जो रिसर्च जो क्वेश्चंस होते हैं, जो रिसर्च प्रॉब्लम्स होती है उसका हम आंसर दे सके सही तरीके से, और जो भी हाइपोथेसिस है उसको क्या है कि टेस्ट किया जा सके। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसे हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो इंटरप्रिटेशन क्या होती है? एक एक्टिविटी होती है क्रिटिकल थिंकिंग की, जो क्या है कि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से केयरफुल तरीके से क्या है कि वो एक्टिविटी करते हैं, जिससे जो स्टैटिस्टिकल जो कंप्यूटेड डाटा है जो हमने बनाया है, जो तैयार किया है, उसका क्या है कि हम निष्कर्ष निकालते हैं, और जिससे जो रिसर्चर जो होता है वो अपने जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको क्या है कि उनका आंसर दे सके और जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट कर सके। तो इस प्रकार की जो पूरी एक्टिविटी होती है उसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं इंटरप्रिटेशन के लिए? तो द टेक्निक्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफन इन्वॉल्व द फॉलोइंग टास्क। तो इसके अंदर कुछ टास्क होते हैं इस एक्टिविटी के अंदर, जैसे कि इसके अंदर आता है आपका 5 टास्क होते हैं इसके अंदर। इसमें आता है आपका पहला क्रेडिबिलिटी ऑफ एक्यूरेंसी ऑफ रिजल्ट्स, दूसरा आता है आपका मीनिंग ऑफ द रिजल्ट्स, थर्ड आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द रिजल्ट्स, फोर्थ आता है आपका जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स, एंड फिफ्थ आता है आपका इम्प्लीकेशन ऑफ द रिजल्ट्स। तो फर्स्ट जो आता है आपका क्रेडिबिलिटी और एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स। तो इसके अंदर क्या होता है? द एक्यूरेसी ऑफ द स्टडी रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड बाय यूजिंग वेरियस स्ट्रेटजीज सच एज। इसके अंदर क्या होता है कि ये भी एक टेक्निक होती है इंटरप्रिटेशन की, जिससे हम जो रिजल्ट्स हमारे पास आता है उसका क्या है कि एक्यूरेसी की जाती है, जो कि विभिन्न स्ट्रेटजीज के जरिए संपूर्ण होती है, जैसे कि केयरफुल एनालिसिस ऑफ द स्टडी, मेथोडोलॉजिक एंड कंसेप्चुअल लिमिटेशन एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो क्या करते हैं इसके अंदर? पहली स्ट्रेटजी क्या होती है इसके अंदर कि हम केयरफुल तरीके से उस स्टडी को एनालिसिस करें, उसकी मेथोडोलॉजी को एनालिसिस करें, कंसेप्चुअल क्या लिमिटेशन है उसकी और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको सही तरीके से केयरफुल तरीके से हमको एनालिसिस करना होता है। देन उसके बाद असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द डाटा कलेक्टेड। देन उसके बाद हमको क्या करना होता है? डाटा की जो क्वालिटी, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसकी क्वालिटी को क्या है कि असेस करना होता है। एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द मेजर्ड यूज एंड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी बायस। और जो मेजर्स हमने इसके अंदर यूज किए हैं, जो क्वालिटी हमने जांच की है उसके लिए, तो उसकी रिलायबिलिटी भी क्या है कि हमको यहाँ पर असेस करनी होती है कि वो सही तरीके से रिलायबल है या नहीं, या विश्वसनीय है या नहीं। एंड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी बायस, और इसके अंदर कोई भी जो बायस हैं वो प्रेजेंस या फिर एब्सेंस हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर उनको पहले असेस करना होता है। तो ये भी क्या है कि एक स्ट्रेटेजी है जिसके ज़रिए हम एक्यूरेसी, जो रिजल्ट्स होते हैं उसकी एक्यूरेसी ला सकते हैं। इसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस आर आल्सो अंडरटेकन टू असेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। सेंसिटिविटी एनालिसिस के ज़रिए हम इसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है उसको असेस कर सकते हैं। दीज आर एनालिसिस दैट टेस्ट की रिसर्च हाइपोथेसिस यूजिंग डिफरेंट अजम्पशन। इसको क्या है कि हम जो विभिन्न प्रकार की जो टेस्ट की हैं रिसर्च हाइपोथेसिस है और विभिन्न प्रकार के जो अजम्पशंस है उनका उपयोग करके रिसर्च हाइपोथेसिस बना करके टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पावर एनालिसिस इज ए हाईली रिकमेंडेड स्ट्रेटजीज विच इज़ यूज्ड व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द मेन हाइपोथेसिस टेस्ट वर नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। देन उसके बाद जो पावर एनालिसिस है, यानी कि एक स्ट्रेटजीज है, ये भी इसके
जो क्या है कि हाईली रिकमेंडेड स्ट्रेटजी है, इसका हम उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग हम जब करते हैं जब हमने जो मेन हाइपोथेसिस टेस्ट किया है और उसके जो रिजल्ट्स हमें प्राप्त हुए हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंट तरीके से जो स्टैटिस्टिकली जो है वो उससे मैच नहीं करते, यानी कि आपके महत्व के नहीं निकलते हैं। तो आपको क्या है कि पावर एनालिसिस का यहाँ पर उपयोग करना होता है ताकि हम सही तरीके से उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको एक्यूरेसी ला सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक आती है वो आती है आपकी मीनिंग्स ऑफ द रिजल्ट्स। ठीक है, यानी कि रिजल्ट्स जो निकला है उसका कुछ मतलब होना चाहिए। तो रिसर्च स्टडी रिजल्ट्स आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू विच रिसर्चर नीड टू अटैच मीनिंग। मीन्स जो भी रिसर्च स्टडी हम तैयार करते हैं तो उस जो रिसर्च स्टडी उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको क्या है कि हमको स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करने होते हैं। ठीक है, ताकि जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है कि जो स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में हमारे पास अगर रिजल्ट्स आते हैं तो उनका जो मतलब है उसको क्या है कि वो वहाँ पर उसको अटैच करना उसके लिए क्या है कि एक आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर टेक्निक यही है कि यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स है, जो भी रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं उनको क्या है कि एक्सप्रेस करें ताकि जो रिसर्चर है उसके लिए आवश्यक हो जाए कि उसका क्या है कि मतलब जो है वो यहाँ पर अटैच करें। इन केस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टडीज़, यदि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टडीज़ कर रहे हैं यानी कि हाइपोथेसिस बेस करके हमने स्टडी तैयार की, यानी कि हमने हाइपोथेसिस वहाँ पर माना, उसके आधार पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट इजीएस्ट व्हेन द हाइपोथेसिस आर सपोर्टेड। तो इंटरप्रिटेशन के जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं। वहाँ पर क्या है कि आपको हाइपोथेसिस जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है। इन केस द रिसर्चर हैड नो हाइपोथेसिस टू स्टार्ट, और उस केस में यदि रिसर्चर जो होता है उसके पास कोई भी हाइपोथेसिस नहीं है और वो अपनी स्टडी स्टार्ट करता है, तो ही वुड ट्राई टू एक्सप्लेन हिज फाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम थ्योरी। तो उसको क्या है कि कोशिश करनी चाहिए ताकि उसकी जो फाइंडिंग्स होती है, उसकी जो थ्योरीज़ के आधार पर जो उसकी फाइंडिंग आई है उसको क्या है कि उसको एक्सप्लेन करने की वहाँ पर उसको कोशिश करनी चाहिए। एंड समटाइम्स सम हाइपोथेसिस आर सपोर्टेड बट अदर्स आर नॉट। कभी कभी क्या है कि कुछ हाइपोथेसिस सपोर्टेड करती है और कुछ जो अदर्स होती हैं वो सपोर्टेड नहीं करती है। तो इन दिस सिचुएशन इंटरप्रिटेशन आर कॉम्प्लिकेटेड। तो वहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन होता है वहाँ पर वह कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा सावधानी देने की आवश्यकता है और वहाँ पर क्या है कि सही तरीके से आप जो रिजल्ट्स हैं उसका जो अर्थ है वो सही तरह से आपको ऑडियंस तक पहुँचाना होता है। नेक्स्ट जो टेक्निक आती है आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स की क्या इम्पोर्टेंसता है, तो क्या होता है रिजल्ट्स की इम्पोर्टेंस इंटरप्रिटेशन के अंदर। तो द स्टडी रिजल्ट्स शुड बी एनालाइज्ड फॉर देयर इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉपुलेशन। स्टडी के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको क्या है कि आपको एनालाइज करने चाहिए ताकि आप उस पॉपुलेशंस की जो इम्पोर्टेंस है वो वहाँ पर आपको दिखा सके कि आप कि जो हमने जो स्टडी तैयार की है उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसको वो कितना इम्पोर्टेंट है उस पॉपुलेशन के लिए। तो रिसर्चर मस्ट पे अटेंशन टू द न्यूमेरिकल वैल्यूज़, इफेक्ट साइज एंड कॉन्फिडेंस ऑब्टेन इन द एन एनालिसिस। तो जो रिसर्चर होता है उसको क्या है कि यहाँ पर अटेंशन देने की आवश्यकता होती है, जिसमें क्या है कि उसको जो न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल अटेंटिव होकर के वहाँ पर लिखनी होती है, सही तरीके से कैलकुलेशन करके लिखनी होती है, कुछ भी गलती उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इफेक्टेड साइज़, जो भी हम सैंपल साइज़ वगैरह लेते हैं वो इफेक्टिव होनी चाहिए। एंड कॉन्फिडेंस वहाँ पर आपको होना चाहिए जब भी हम एनालिसिस करते हैं तब। इसके बाद जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स के बारे में क्या है कि हमको उसको जनरलाइज करना होता है, लोगों तक पहुंचाना होता है। तो द स्टडी रिजल्ट शुड बी असेस फॉर देयर एप्लीकेशन सच एज ग्रुप्स, एनवायरनमेंट एंड कंडीशन टू विच द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी कैन बी अप्लाइड। जो स्टडी के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको क्या है कि हमको असेस करने होते हैं सही तरीके से ताकि हम उनको क्या है कि एप्लीकेबल कर सकें, उनको एप्लीकेशन कर सकें कुछ ग्रुप्स के अंदर, कुछ एनवायरनमेंट्स या कुछ कंडीशंस के आधार के अंदर क्या है कि हम उसको क्या है कि भेज सकें, उसको सही तरीके से जनरलाइज कर सकें, असेस कर सकें। तो सही तरीके से जो भी स्टडी के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको क्या है कि हमको यहाँ पर अप्लाई करने होते हैं और सही तरीके से उनको असेस करना होता है ताकि वो जो रिजल्ट्स होते हैं वो जो विभिन्न प्रकार के जो ग्रुप्स हैं वहाँ तक पहुँच सके, एनवायरनमेंट कंडीशंस के आधार पर वहाँ पर वो जा सके, जनरलाइजेबिलिटी हो सके, वो रिजल्ट सभी लोग उसको अच्छा आसानी से उसको समझ सकें। देन इम्प्लीकेशन ऑफ द रिजल्ट्स। देन आपको क्या करना है, फिर रिजल्ट्स को क्या है कि इम्प्लीकेबल बनाना है। तो इन
इन्वॉल्व हाउ दीज रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर जनरल पॉपुलेशन। इसके अंदर आपको ये देखना होता है कि जनरल पॉपुलेशंस के लिए किस प्रकार के जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको इन्वॉल्व करने होते हैं, उनका उपयोग करना होता है। तो जनरल पॉपुलेशन के लिए किस प्रकार के जो रिजल्ट्स हैं वो यूज में लिए जाते हैं, वो चीज़ क्या है कि हमको यहाँ देखनी होती है। इन नर्सिंग रिसर्चर शुड कंसिडर द इम्प्लीकेशन विद रेस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर रिसर्च, थ्योरी डेवलपमेंट एंड नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग के अंदर हम देखते हैं कि जो रिसर्चर होते हैं उसको क्या है कि इसको इम्प्लीकेशन उसका इसलिए करते हैं ताकि वो क्या है कि फ्यूचर रिसर्च के अंदर भी क्या है कि इसका उपयोग कर सकें, या फिर कोई थ्योरी डेवलपमेंट है उसके अंदर उसका उपयोग कर सकें, नर्सिंग प्रैक्टिस में इसका उपयोग कर सकें, नर्सिंग एजुकेशन के अंदर इसका उपयोग कर सकें और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसका उपयोग कर सकें, उसका इम्प्लीकेशन उसका कर सकें। तो यानी कि जो आपने स्टडी बनाई है आपको यह भी देखना होता है कि जो आपका जो स्टडी बनाई है वो आगे फ्यूचर्स में भी क्या है कि आपके काम आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो नर्सिंग के अंदर तो क्या है कि जो भी हम रिसर्च बनाते हैं वो हमारे फ्यूचर्स की जो रिसर्च स्टडी है उसके डेवलपमेंट्स के में भी क्या है कि काम आ सकती है, नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर भी काम आ सकती है, एजुकेशन के अंदर काम आ सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम आ सकती है। इसी के साथ जो आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है वो यहीं पे समाप्त होता है और इसी के साथ आपका जो यूनिट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा वो भी यहाँ पर आपकी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट यूनिट लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक्स।